हेलो फ्रेंड्स, सर जी एकेडमी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साक्षी आज आपके सामने स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एचपी, टेट, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी हम बोल सकते हैं कि बैच, कोई भी बैच हो उसमें से आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनरेगा योजना भारत में कब शुरू हुई। ठीक है जी, तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास 2 फरवरी 2006 या फिर 24 सितंबर 1969, 28 अगस्त 2014 या फिर 16 जुलाई 1948। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आप बताएं कि मनरेगा योजना भारत में कब शुरू की गई। तो मनरेगा जो योजना है ये भारत में शुरू की गई थी 2 फरवरी 2016 को। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास 2 फरवरी 2006। ठीक है जी, तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 24 सितंबर 1969 को क्या हुआ था, तो 24 सितंबर 1969 को एनएसएस जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है जी, और उसी तरह से अगर पूछा जाए 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ था, तो 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद 28 अगस्त 1947 की बात की जाए तो 28 अगस्त 1947 को जनधन योजना जो है वो चलाई गई थी। ठीक है जी, तो एनएसएस की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल सर्विस स्कीम हम बोल सकते हैं। उसी तरह से एनसीसी की बात की जाए तो नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो मनरेगा योजना भारत में कब शुरू की गई थी, तो 2 फरवरी 2006 में, और एनएसएस जो है वो 24 सितंबर 1969 को। उसी तरह से एनसीसी की बात की जाए तो 16 जुलाई 1948 को जो है वो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसी तरह से भारत में जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को जो है वो इसकी फॉर्मेशन जो है वो की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, पंचशील सिद्धांत जो दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो पंचशील सिद्धांत आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलेंगे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो पंचशील का सिद्धांत दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो उसी तरह से अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, सत्य अहिंसा, सत्य के पथ पर चलना, अहिंसा के पथ पर चलना, हिंसा को ना करना। तो ये इस मार्ग पर चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो हम बात करें तो ये आ जाता है आपका, जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। इनको एक संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है जी, संविधान निर्माता के पिता इस तरह से हम बोल सकते हैं। जो BR अम्बेडकर हैं इन्होंने ही आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान का दिल व आत्मा जो है वो कहा है। ठीक है जी, तो BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, तो संविधान का दिल और आत्मा कहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बात कर ली है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सिद्धांत दिया है, पंचशील सिद्धांत दिया है। ठीक है जी, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य गैसें हैं। ठीक है जी,
तो अगर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा गैस जो है वो कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने % पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जो है 78% पाई जाती है। उसी तरह से हम बात करें कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितने % पाई जाती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है 21%। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने % पाई जाती है, तो 0.03%। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि ऑर्गन कितने % पाई जाती है, तो 0.93% जो है वो पाई जाती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है, 78% पाई जाती है। देन उसके बाद ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है, 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। उसी तरह से ऑर्गन जो है वो कितने % पाई जाती है, तो वो ये पाई जाती है 0.93% जो है वो पाई जाती है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन, नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव हैं कौन करवाता है? ठीक है जी। तो ऑप्शन है आपके पास राज्य सरकार, सेकंड ऑप्शन है आपके पास केंद्र सरकार, थर्ड ऑप्शन है आपके पास राज्य निर्वाचन आयोग और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास केंद्र निर्वाचन आयोग। तो नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? ये करवाए जाते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है जी। उसी तरह से हम बात करें कि केंद्र निर्वाचन आयोग जो है वो किसके चुनाव करवाते हैं, तो याद रखना विधानसभा के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? केंद्र निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग जो है वो जितने भी इलेक्शन होते हैं यही करवाते हैं, प्लस विधानसभा के भी इलेक्शन कौन करवाता है? केंद्र निर्वाचन आयोग। ठीक है जी। तो नगर निगम और पंचायत के इलेक्शन जो है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा और इससे संबंधित कुछ और है, जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत ये कौन से शेड्यूल में है? ठीक है जी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आ जाएगी आपके 11th शेड्यूल में। ठीक है जी। पूछा जाए कौन से पार्ट में है, तो आ जाएगा आपका 9th पार्ट में है। ठीक है जी। उसी तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सर्वप्रथम कहां शुरू की गई, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी। ठीक है जी। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें जो है वो 29 विषय आ जाते हैं। उसी तरह से अगर नगर निगम की हम बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में है? नगर निगम की अगर हम बात करें, नगर निगम की बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका 12th शेड्यूल में। उसी तरह से अगर पूछा जाए नगर निगम जो है वो कौन से पार्ट में है, तो 9A पार्ट में है। कितने विषय हैं, तो 18 विषय आ जाते हैं नगर निगम में। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो इनसे संबंधित थी। ठीक है जी। कि नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था इनके चुनाव जो है किनके द्वारा करवाए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। फिर हमने बात की कि जो पंचायती राज व्यवस्था कौन से शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में है? 9th पार्ट में है। और अगर पूछा जाए कितने विषय हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो 29 विषय हैं इसमें। और सबसे पहले ये कहां पे शुरू करवाया गया था, तो ये करवाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। उसी तरह से नगर निगम की अगर हम बात की जाए तो ये कौन सी शेड्यूल में आ जाता है? 12th शेड्यूल में आ जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन से पार्ट में है, तो 9A पार्ट में आ जाता है। कितने विषय हैं इसमें, तो इसमें जो है वो आपके 18 विषय जो है वो आ जाते हैं। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है आपके पास कि सहारा रेगिस्तान जो है वो कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन है आपके पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर रूस, रशिया। ठीक है जी। तो जो सहारा रेगिस्तान है ये कहां पर पाया जाता है, तो सहारा रेगिस्तान कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका अफ्रीका में। ठीक है जी। इससे संबंधित क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का अगर पूछा जाए तो आ जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है जी, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो आ जाएगा आपका सहारा। उसी तरह से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तब हम किसको लेके चलेंगे? थार को। उसी तरह से अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, या फिर हम मरुस्थल या रेगिस्तान जो है वो किसे कहा जाता है, तो एशिया का सबसे बड़ा आ जाएगा आपका गोभी। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चन भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है। तो सहारा रेगिस्तान कहां पर है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो आ जाएगा आपका सहारा। और पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आ जाएगा आपके पास थार। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके पास गोभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था मतलब कि मिड डे मील भारत के किस राज्य में सबसे पहले आरंभ की गई? ऑप्शन है आपके पास केरल, सेकंड ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, ठीक है जी, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो मिड डे मील है ये भारत में कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995। कहां इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है जी, तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था या फिर भारत मिड डे मील भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है वो आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास तमिलनाडु। और ये कब शुरू की गई थी पूरे भारत में? 15 अगस्त 1995 को जो है ये शुरू की गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ। धांगर किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? ऑप्शन रहेगा आपके पास J&K, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास राजस्थान। जो धंगर जो चरवाहा है, ठीक है जी, ये कहां का सबसे फेमस चरवाहा है? तो ये आ जाएगा आपके पास महाराष्ट्र। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि J&K का सबसे इंपॉर्टेंट जो चरवाहा है वो कौन सा है, तो वो रहेगा आपके पास बक्कर बाल। ठीक है जी, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए तो आ जाएगा आपके पास घुमतू। ठीक है जी, उसी तरह से अगर राजस्थान का आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का आ जाएगा आपके पास रायका। ठीक है जी, तो फिर से कि धंगर जो है वो किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? हमने बात की है महाराष्ट्र। और J&K की अगर बात कर रहे हैं तो वहां का चरवाहा फेमस कौन सा है? बक्कर बाल। हिमाचल प्रदेश का है घुमतू और राजस्थान का है कौन सा? रायका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 30 से 50 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 70 से 100 सेंटीमीटर और फोर्थ रहेगा आपके पास 200 से ज्यादा वर्षा जो होती है। ठीक है जी, तो जो शुष्क पर्णपाती वन है वो वहां पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यहां पर जो पेड़ों की जो हाइट है वो ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है जी, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, जैसे महाराष्ट्र है। और जो 70 से कम की अगर हम बात करें कि जहां 70 से कम बारिश होती है वहां पर कंटीली झाड़ियां होती हैं, पेड़ तो मतलब जहां कंटीली झाड़ियां होंगी वहां पेड़ ऊंचे बहुत कम होंगे, बहुत रेयर होंगे। ठीक है जी, और जहां पर 200 से ज्यादा बारिश होती है वहां सदाबहार ऊंचे हरे भरे पेड़ जो है वो हमें दिखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन रहेगा आपके पास भारत, चीन, गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो सेकंड पर जो है वो सेकंड पे आ जाएगा आपका चाइना और थर्ड पे आ जाएगा आपका कौन सा? फर्स्ट पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे आ जाएगा आपका चाइना और थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में आ जाएगा आपका ब्राजील। थर्ड में कौन सा आ जाएगा? ब्राजील। उसी तरह से अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है तो आ जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है जी, तब कौन सा आ जाएगा? तब आ जाएगा आपका ओडिशा। विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक तब ऑस्ट्रेलिया आएगा, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर
सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आ जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला द्वारा आमार जीवन नामक जो आत्मकथा है, एक बुक है, ठीक है जी, आत्मकथा है, ये जो है वो किस महिला के द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन आपके पास रहेगा सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है रुकैया सुखवंत, रास सुंदरी देवी, ठीक है जी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास विजयंती। ठीक है जी, तो जो आमार जीवन नामक जो बुक है, जो कि एक आत्मकथा है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रास सुंदरी देवी के द्वारा। ठीक है जी, सरोजनी नायडू की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है जी, तो रास सुंदरी देवी के द्वारा आमार जीवन, ठीक है जी, एक आत्मकथा लिखी गई है, लेकिन सरोजनी नायडू के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th 11। हाँ, तो क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल रहेगा आपके पास, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखें 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, 3285 263 किलोमीटर स्क्वायर, 3287,763 किलोमीटर स्क्वायर, 3285,763 किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहां हमारे पास 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? 32,87,263 किलोमीटर। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देखें, जापान, भारत, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है जी, तो जो युआन है ये किस देश की मुद्रा का नाम है? तो युआन जो है ये रहेगी आपकी चीन की मुद्रा का नाम है युआन। उसी तरह से भारत की मुद्रा का क्या नाम है? भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है जी, और ये रुपया जो साइन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है उदय कुमार। ठीक है जी, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है उदय कुमार के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ये साइन है ये किसके द्वारा दिया गया? उदय कुमार। तो उसी तरह से चीन की करेंसी का नाम युआन, ठीक है जी, भारत की करेंसी का नाम रुपया, तो अफगानिस्तान की करेंसी का नाम अफगानी। ठीक है जी, और जापान की करेंसी का नाम येन। ठीक है जी, तो साथ में इनकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं। तो भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो सबको हमें पता ही है, भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली। ठीक है जी, उसी तरह से चीन की राजधानी का नाम बीजिंग, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल। ठीक है जी, और जापान की राजधानी का नाम टोक्यो। हो गया, चलें आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जापान की मुद्रा का नाम पूछा गया तो येन, अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम पूछा गया तो अफगानी, अब भारत की मुद्रा का नाम पूछा गया तो रुपया, और चीन की मुद्रा का नाम अगर पूछा जाए तो आ जाएगा आपके पास युआन। उसी तरह से अगर इनकी जो है कैपिटल पूछी जाए तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और चीन की कैपिटल है बीजिंग, और भारत की कैपिटल आ जाएगी आपके पास दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13, वायुमंडल की सबसे निकट की तह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निकट की तह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्याह्न मंडल। तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है, ठीक है जी, उसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है जी, फिर उसके ऊपर की जो परत होती है उसको बोला जाता है समताप मंडल। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमें यहीं पर जो है वो मिल गया है, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्य मंडल, ताप मंडल,
बाह्य मंडल। ठीक है जी, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड पे हम बात करेंगे मेसोस्फीयर। ठीक है जी, फोर्थ पे बात करेंगे, फोर्थ पे तापमंडल या फिर हम इसको बोलेंगे थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे एक्सोस्फीयर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत है इसको क्या कहा जाता है, तो आंसर हमें यहां मिल जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की कितनी लेयर्स हैं, कितनी परतें हैं, तो आ जाएंगी आपके पास 5। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल, या ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। इस तरह से आपकी जो वायुमंडल की 5 परतें ये इस तरह से। तो सबसे नीचे की जो परत है वो आ जाएगी आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th, भोर का तारा, सांझ का तारा जो है वो किस तारे या किस ग्रह को कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। ठीक है जी, तो भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा, सांझ का तारा जो है वो वीनस को कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है जी, चमकीला ग्रह इसे कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो 3-4 क्वेश्चन है। एक हमने बोला इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। फिर हमने बोला पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र की हम बात करेंगे। और सबसे नजदीक का तारा, सबसे नजदीक का ग्रह की अगर हम बात करें पृथ्वी से, तो वो भी कौन सा आ जाएगा, शुक्र। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। उसी तरह से बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह, बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह, मंगल की बात करें तो लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आ जाए आपके पास। या फिर लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। ठीक है जी, उस तरह से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा तो बुध, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। ठीक है जी, नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी। ठीक है जी, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, तो क्वेश्चन है आपके पास, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है जी, ऑप्शन है आपके पास ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर बलित पर्वत। ठीक है जी, तो हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है, हिमालय जो है वो बलित पर्वत है। जिसको ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है, सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है वो कौन सा है, तो हिमालय। ठीक है जी, तो यहां आप लिख भी सकते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन किसे कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है। ठीक है जी, अब हमने बात की है बलित पर्वत। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बलित पर्वत होते कैसे हैं। जैसे प्लेट्स हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, जो कमजोर प्लेट होगी वो नीचे धंस जाती है, जो पावरफुल प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है वो क्या एक पर्वत बन जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन या फिर बलित पर्वत बोला जाता है। ऊपर चलते हैं ब्लॉक माउंटेन की तरफ। ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैसे माउंटेन होते हैं, ये ऐसे माउंटेन होते हैं, हम बोल सकते हैं कि जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसके बीच में जो है, जैसे मान लो कि ये प्लेट्स आपस में टकरा रही है, बीच में जो है दरार चल जाती है। जब दरार चल जाती है तो वो नीचे पार्ट जो है धंस जाता है। जो पार्ट नीचे धंस जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिफ्ट वैली या ग्रावेन। ठीक है जी, जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन, मतलब कि ये किस तरह से हो जाएगा, मतलब ये है 2 पोर्शन और जो बीच का पार्ट है ये हो जाएगा आपका ये। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली या फिर ग्रावेन बोलेंगे। जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे होस कहा जाता है और इसी को ही ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ठीक है जी, ब्लॉक माउंटेन की अगर यहां पर बात की जाए तो ब्लॉक माउंटेन की जो एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी रहेंगी यहां पर, विंध्याचल, सतपुड़ा, किसकी एग्जांपल हैं, ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल हैं। ठीक है जी, सतपुड़ा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी 2 किसकी,
ब्लॉक माउंटेन की, बलित की हमने हिमालय बता दी है। चलते हैं हम ज्वालामुखी की तरफ। तो ज्वालामुखी नाम से पता चल रहा है कि ये पर्वत कैसे बने होंगे, लावा का ठंडा होने से बने होंगे। तो इनकी जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूजियामा। ये किसकी एग्जांपल कर रहे हैं हम, ज्वालामुखी की, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत की। तो कौन कौन से है, फ्यूजियामा है, कोटापेक्सी, माउंट मायो, और एक है आपके पास किलीमंजारो। किलीमंजारो, ठीक है जी। तो ज्वालामुखी पर्वत की जो एग्जांपल रहेंगी वो आपके पास किलीमंजारो, फ्यूजियामा, कोटापेक्सी और माउंट मायो। और ब्लॉक माउंटेन की विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ठीक है जी। उसी तरह से बलित की हमने कर दी, हिमालय यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये। अब बचता है आपके पास अवशिष्ट, ठीक है जी। तो अवशिष्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो अवशिष्ट को हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है जी। तो रेजिडुअल माउंटेन की बात की जाए तो यहां ये वैसे ऐसे पर्वत होते हैं जो कि रेत से बने होते हैं, मतलब रेगिस्तान के रेत के ढेर, जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, वो एग्जांपल है अवशिष्ट पर्वत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन रहेंगे आपके पास बुल्लर, डल, चिल्का या फिर लोनार, ठीक है जी। तो भारत में मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये आ जाएगी बुल्लर। बुल्लर जो है वो कहां पर है? तो बुल्लर आ जाएगी आपकी J&K में। उसी तरह से अगर पूछा जाए डल कहां है, तो डल आ जाएगी आपके पास J&K में, ठीक है जी। हिमाचल में पूछा जाए डल लेक कहां है, तो धर्मशाला में, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर में, बुल्लर भी जम्मू कश्मीर में है। लोनार की बात करें तो ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चिल्का की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास ओडिशा, ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट है जो लेक्स में बहुत बार पूछी जाती है, वो कौन सी है? लोकटक है कहां पे? मणिपुर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस लेक पर, इस झील पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजो। किबुल लामजो ये एक नेशनल पार्क है। कैसा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है जी। किबुल लामजो है कहां पे? मणिपुर। किस लेक पर है? तो लोकटक लेक पर। फिर से आ जाते हैं यहां पर कि भारत में मीठे पानी की झील कहां पर है, ठीक है जी। तो J&K में है, कौन सी है? तो बुल्लर। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बुल्लर। उसी तरह से चिल्का की बात करें तो चिल्का जो है ये सबसे बड़ी सोल्टी वाटर लेक, या नहीं सोल्टी नहीं, ये सॉरी माफ कीजिएगा, खारे पानी की लेक, ठीक है जी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, साथ में सबसे बड़ी खारे पानी की तो है ही, साथ में ये लेगून झील भी है। कौन सी? चिल्का, जो कि पड़ती है आपकी कहां? ओडिशा में, ठीक है जी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों से लेकर मीठे पानी की झील बुल्लर, और सोल्टी जो है ये आ जाएगी आपकी चिल्का, जो पड़ती है आपकी ओडिशा में। लेगून, तटीय लेगून झील भी इसको बोलते हैं। लोनार आपकी आ जाएगी महाराष्ट्र में। डल आ जाएगी आपकी J&K में। लोकटक की बात करें तो आ जाएगी आपकी मणिपुर में। और लोकटक जो है ये किसके लिए फेमस है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इस लेक पर। तो उस फ्लोटिंग पार्क का नाम क्या है? किबुल लामजो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दक्षिण छोर का अंतिम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास किबथू, गवारमोटा, इंदिरा कोल या फिर इंदिरा पॉइंट। तो जैसे मान लो ये है, यह आ गया आपके पास पूर्व, या आपके पास आ गया पश्चिम, या आपके पास हो गया उत्तर दक्षिण, ठीक है जी। या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूछा क्या है हमसे? दक्षिण शोर, मतलब ये वाला पॉइंट पूछा है। तो यहां पर हम बात करेंगे नॉर्थ पॉइंट की बात करें तो नॉर्थ में आ जाएगा आपके पास
इंदिरा कोल। ठीक है जी, इधर आ जाएगा आपके पास किबथू, बांगतू। गुजरात की तरफ चलेंगे तो आ जाएगा सरक्रीक या गवार मोटा। ठीक है जी, और इधर आ जाएगा आपके पास इंदिरा पॉइंट, या फिर इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, या पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो छोर है वो कौन सा है, वो आ जाएगा आपके पास इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, तो अगर पूछा जाए कि यहां पर पूर्वीय जो राज्य है भारत का वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिम वाला जो राज्य है वो कौन सा रहेगा, वो गुजरात रहेगा। तो उसी तरह से पूर्वीय बिंदु यहां दक्षिणी पूछा गया, तो अगर यहां पे पूर्वीय पूछा जाता तो किप्तू बांगथू दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता था। अगर पश्चिमी पूछा जाता सरकरी या गवार मोटा, अगर उत्तरी पूछा जाता तो इंदिरा कोल। ठीक है जी, और अगर दक्षिणी यहां पे पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट है, इसको पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। तो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, राष्ट्रगीत के लेखक कौन है। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, तो राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत किसको बोलते हैं, वंदे मातरम। पहले तो इसको क्लियर करें, वंदे मातरम। ठीक है जी, और अगर यहां पर राष्ट्रगान दिया होता तब आना था जनगण मन, और जनगण मन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अब जो जनगण मन है, उस जो जनगण मन जो कि एक हमारे पास राष्ट्रगान है, इसको गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो जनगण मन को गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसी तरह से वंदे मातरम की बात की जाए तो 55 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास 1 मिनट 5 सेकंड दिए हों तो यह भी ऑप्शन आपका सही होगा कि 65 सेकंड या फिर 1 मिनट 5 सेकंड का समय वंदे मातरम को गाने के लिए लगता है, और राष्ट्रगान को जनगण मन को गाने के लिए कितना समय लगता है, 52 सेकंड लगते हैं। और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के जी के द्वारा, और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ठीक है जी, उसकी तरह हम नंदलाल बोस की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। रायजादा। ठीक है जी, अब इन्होंने जो है ये लिख दिया। ठीक है जी, किसने, प्रेम बिहारी नारायण। लेकिन जो उसके बाउंड्री है, इसको जो सजाने का काम किया गया है वो किया गया है नंदलाल बोस जी के द्वारा। ठीक है जी, तो इस तरह से राष्ट्रगीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो 19th क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा भारत को चीन से, श्रीनगर को जो है वो लेह से, शिमला को तिब्बत से, या कांगड़ा को चंबा से। ठीक है जी, तो बताएं। तो जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो भारत को चीन के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आ जाएगा आपके पास नाथुला। उसी तरह से शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, शिपकीला। कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके पास जालसू। ठीक है जी, तो जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला। तो भारत को चाइना से जोड़ने वाला नाथुला दर्रा। ठीक है जी, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला शिपकीला, और कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला दर्रा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास कौन सा, जालसू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है आपके पास, शक संवत किसने शुरू किया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बिंदुसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो जो शक संवत है
शक संबत किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि ये जो है वो कब शुरू किया गया था, जो शक संबत जो है वो कनिष्क के द्वारा 78 एडी में शुरू किया गया था। ठीक है जी। तो उसी तरह से अगर विक्रम संबत की बात की जाए तो ये कब शुरू किया गया था? 57 बीसी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है जी। किसे? विक्रम संबत को। ठीक है जी। तो शक संबत किसके द्वारा शुरू किया? कनिष्क के द्वारा 78 एडी में। उसी तरह से विक्रम संबत को किसने शुरू किया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कब? 57 बीसी में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने नगरकोट के मंदिर को कब लूटा? ठीक है जी। तो इन्होंने कब लूटा? ऑप्शन है आपके पास 1009, 1027, 1025, 1030। तो महमूद गजनी ने नगरकोट को कब लूटा? 1009 में। ठीक है जी। उसी तरह से बात करें कि 1027 पर किसके साथ इनका जो है वो युद्ध होता है? तो जाटों के साथ इसका युद्ध होता है। ठीक है जी। उसी तरह से 25 की बात की जाए तो महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर, या फिर गुजरात के या काठियावाड़ा में वो पड़ता है सोमनाथ, मंदिर पर आक्रमण किया। और इस समय यहां का राजा कौन था? चालुक्य वंश का राजा भीमवन, जिनके टाइम पीरियड पर जब इन्होंने जो है आक्रमण किया था। और 1030 में जो है वो महमूद गजनी की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो महमूद गजनी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया? तो 1009 में। ठीक है जी। उसके बाद 1027 में जाटों के साथ भीषण युद्ध होता है। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण करता है और 1030 में जो है वो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 भूटान की सीमा किस प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है जी। तो भूटान की सीमा जो है वो सिक्किम या पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो जो भूटान की सीमा है ये किसके साथ नहीं लगती है? तो भूटान की जो सीमा है ये नहीं लगती है मेघालय के साथ। ठीक है जी। तो उसी तरह से अगर मैं साथ में अगर पूछ लूं कि मेघालय की राजधानी का नाम बताएं तो क्या है? शिलोंग। तो इससे पहले क्वेश्चन था भूटान की सीमा किस प्रदेश से नहीं लगती, हमने बोला मेघालय। तो इसका मतलब है सिक्किम से लगती है, असम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है जी। तो भूटान की सीमा मेघालय से नहीं लगती है। तो मेघालय की कैपिटल का क्या नाम है? शिलोंग। उसी तरह से मैं बात करूं कि बताएं पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? कोलकाता। उसी तरह से सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक। असम की राजधानी का नाम दिसपुर। ठीक है जी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 सती प्रथा पर सबसे पहले जो है वो किसने कानून बनाया? सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, अकबर, राजा राम मोहन राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। तो सती प्रथा पर सबसे पहले जो है वो किसने विरोध किया इसका? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने जो है विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में जो है वो सती के खिलाफ कानून जो है वो बनाया था। सती से रिलेटेड जो है वो कानून बनाया था। तो ये इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीरबल का असली नाम क्या है? ताराचंद है, महेश दास है, मोहम्मद असलम है या चंद्रसेन है? तो बीरबल का असली नाम आ जाएगा आपके पास महेश दास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है, वेदव्यास ने लिखी है, भभूति ने लिखी है, फिर विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो पंचतंत्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसका फारसी अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अकबर के नवरत्नों में से एक है फैजी, जिन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया और उसको टाइटल दिया अनवर ए
सुहेली। ठीक है जी। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? फैजी के द्वारा। और उसको टाइटल क्या दिया? अनवर ए सुहेली। ठीक है जी। उसी तरह से जयदेव के द्वारा जो है एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, वो कौन सी थी? गीत गोविंद। वेदव्यास के द्वारा जो है वो कौन सी लिखी गई थी? महाभारत। उसी तरह से वाल्मीकि के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? रामायण लिखी गई थी। ठीक है जी। और भगवती के द्वारा उत्तर रामचरित। ठीक है जी। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 बिहू जो है वो किस प्रांत का नृत्य है? असम का है, पंजाब का है, हिमाचल का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? तो बिहू नृत्य जो है वो किसका है? बिहू नृत्य आ जाएगा आपका असम का। ठीक है जी। तो उसी तरह से अगर हिमाचल का पूछा जाए तो हिमाचल की आ जाएगी आपके पास नाटी। तो हिमाचल की कौन सी आ जाएगी? नाटी। तो पंजाब का हम सबको पता ही है गिद्धा। ठीक है जी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश कच्चीपुड़ी। उसी तरह से अगर केरल का पूछा जाता तो कथकली, मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु का अगर पूछा जाता तो भरत नाट्यम। ठीक है जी। तो बिहू नृत्य जो है वो किस प्रांत का नृत्य है? असम का आ जाएगा। उसी तरह से हमने बात की है कि हिमाचल का कौन सा नाट्य आ जाएगा? पंजाब का गिद्धा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी आ जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम आ जाएगा, केरल का कथकली या फिर मोहिनी अट्टम जो है ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। ठीक है जी। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रहेगा आपके पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सूडान। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है जी। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म बी से आ जाएगा आपके पास ब्राजील, आर से आ जाएगा आपके पास रशिया, आई से आ जाएगा आपके पास इंडिया, सी से आ जाएगा आपके पास चाइना और एस से आ जाएगा आपके पास साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं। ब्राजील, ब्राजील है, रशिया भी है, भारत भी है, चीन है, पर सूडान नहीं है। तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है जी। ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। ब्रिटेन है। ठीक है जी। रूस है, रूस भी है, भारत भी है, भारत भी है, चीन है। ठीक है जी। तो दक्षिण अफ्रीका है। तो कितने हो गए आपके पास? तो यहां पर क्या गलत है? ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। तो सही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ये, क्योंकि ब्रिटेन नहीं है। ठीक है जी। तो बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आ जाएगी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी। जो ब्रिक्स सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन जो है वो कब लगा था? 2009 में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? शंघाई। ठीक है जी। उसी तरह से सार्क जो है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन जो है 1985 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? काठमांडू। काठमांडू कहां है आपका? नेपाल। ठीक है जी। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म रहेगी आपके पास ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 भारत की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन सी?
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है यहां पर, तो ऑप्शन है आपके पास मीरा कुमार, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है जी, तो भारत की पहली महिला लोकसभा कौन रही है? मीरा कुमार। ठीक है जी, तो मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की अध्यक्ष जो है वो कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 2009 में। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपके पास? मीरा कुमार। उसी तरह से अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो आईएनसी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो आईएनसी की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन रही हैं? ये रही हैं आपकी सरोजिनी नायडू, और ये जो है वो अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में। ठीक है जी, प्रतिभा देवी सिंह को हम जानते हैं, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो रही हैं, और ये कब से कब तक रही थी? 2007 में बनी थी। ठीक है जी, और कब तक रही थी? ये 2012 तक रही थी। तो एक बार फिर से, मीरा कुमार ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, और सरोजिनी नायडू आईएनसी में पहली भारतीय महिला रही हैं। ठीक है जी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी भारत की पहली राष्ट्रपति जो है वो रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन रहेगा आपके पास बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो सौरमंडल का यहां पे सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, नजदीक का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहां पर जो बड़ा ग्रह है वो आ जाएगा आपके पास बृहस्पति। ठीक है जी, मंगल की हम यहां फिर से बात कर लेते हैं, तो मंगल ग्रह जो है वो कैसा है? लाल दिखने वाला। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है जी, और शुक्र की अगर हम बात करें तो सांझ का तारा, ठीक है जी, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा, चमकीला ग्रह जो है इसको कहा जाता है, तो उस बिहार पर जो है वो शुक्र आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, 4 ऑप्शन है, गंगा, गोदावरी, माही, दामोदर। ठीक है जी, तो यहां पूछा गया है प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। ठीक है जी, तो सबसे लंबी नदी आ जाएगी आपके पास गोदावरी। गोदावरी को और क्या कहा जाता है? इसको वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है जी, गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और इसे ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा अगर दिया है तो ऑप्शन रहेगा आपके पास कावेरी। तो आपके पास आंसर कौन सा रहेगा? कावेरी। चलते हैं, गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आ जाएगी माही। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आ जाएगा कोसी। ठीक है जी, और रिवर ऑफ सोरो किसे कहा जाता है? तो स्वान नदी को जो है रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन है आपके पास कि कैबिनेट मिशन भारत आया है ना, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब आया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। ठीक है जी, और कितने मेंबर को लेकर आया? 3 मेंबर थे इसमें। ठीक है जी, तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहां पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके पास पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है जी, अब हमने यहां पे बात की है कि 3 मेंबर आए थे, अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। तो इसके नीचे जो 2 व्यक्ति आए थे वो कौन थे? तो एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यक्ति। ठीक है जी, दूसरा व्यक्ति अलेक्जेंडर, दूसरा व्यक्ति ये। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। कितने मेंबर्स के साथ आया? 3 मेंबर्स के साथ आया। कौन इसका अध्यक्ष था? तो इसके अध्यक्ष थे आपके पास पैट्रिक लॉरेंस। 2 और व्यक्ति कौन थे? तो एक थे आपके पास स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे आपके पास थे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है आपके पास कि अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 16। तो अनटचेबिलिटी
किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 14 में बोला गया है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, नस्ल, क्रीड, इसके बिहार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अफसरों की मतलब हम आर्टिकल 16 में क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल 16 में आ जाता है कि अफसरों को मतलब समान अवसर जो है वो सबको प्रोवाइड करना। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें? आर्टिकल 16 में, समान अवसरों की समानता। ठीक है जी। तो असपरिशता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 17 में। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल या क्वेश्चन 33। तो मैच द कॉलम, मतलब सही जो है वो आपने इसका विकल्प चुनना है। सबसे पहले है पंपास, घासस्थल है ये। ठीक है जी। कंपोज, ठीक है जी। प्रेयरी, बेल्ट, ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम, और एक है आपके पास डाउन्स। इस तरह से चले। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास पंपास। तो इसका सही विकल्प यहां से चुनना है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, या फिर रहेगा आपके पास ब्राजील। तो पंपास का जो सही विकल्प है वो रहेगा आपके पास अर्जेंटीना। इसका जो सही विकल्प है वो रहेगा अर्जेंटीना। उसी तरह से हम बात करेंगे कंपोज। तो जो कंपोज है इसका सही विकल्प रहेगा आपका ब्राजील। ठीक है जी। थर्ड की तरफ चलते हैं, प्रेयरी। तो प्रेयरी का सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका उत्तरी अमेरिका। फोर्थ की तरफ चलते हैं तो आ जाएगा आपका बेल्ट। तो बेल्ट का जो सही विकल्प आ जाएगा वो आ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से अगर इसका सही विकल्प है तो इसका जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी। किस तरह से? ए का फर्स्ट, तो पंपास का हमने अर्जेंटीना किया। बी का फिफ्थ, तो बी का फिफ्थ है ब्राजील। ठीक है जी। प्रेयरी की बात की जाए तो प्रेयरी का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन फोर्थ, उत्तरी अमेरिका। ठीक है जी। बी का ऑप्शन है बेल्ट, तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। तो मतलब ऑप्शन आपके पास 3। डाउन की अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 2, मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज की मांग जो है वो किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से? सबसे पहले है CR दास। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास दादा भाई नारोजी। फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज की सबसे पहले जो मांग थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये जो है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1906 में। ठीक है जी। और उसी तरह से अगर पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो 1929 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और CR दास का इंपॉर्टेंट जो वर्क रहा है वो रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और रहे हमारा फोर्थ ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि भारतीय अशांति के पिता इनको कहा जाता था। भारतीय अशांति का पिता
किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। और ये संज्ञा इनको किनके द्वारा दी गई? वैलेंटाइन चिरोल। चिरोल के द्वारा ये संज्ञा इनको जो है वो दी गई थी। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले स्वराज की मांग जो है वो किसने की थी? तो आ जाएगा आपके पास दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू 1929 के सेशन में जो है ये मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? 4 ऑप्शन है, साइमन कमीशन, चंपारण अत्याचार, रोलेट एक्ट के बनने से, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो 1919 में क्या क्या चीजें हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और रोलेट एक्ट भी हुआ था। लेकिन जो चंपारण है इससे पहले 1917 में हो चुका था, और साइमन कमीशन जो है वो 1928 में जाकर आया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो इनका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास रोलेट एक्ट। ठीक है जी। तो रोलेट एक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को क्या संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहकर जो है वो पुकारा था। ठीक है जी। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ था? 1917 में गांधी जी की पहली जीत थी ये। ठीक है जी। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? तो 1928 में। किसकी लाठीचार्ज के समय या फिर किसकी साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाते हुए लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई है? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इन्होंने कौन से नारे लगाए थे? गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे किसके द्वारा लगाए गए थे? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है वो लगाए गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और किसने जो है वो एग्जिट पोल बंद करवाने के आदेश दे दिए थे? तो वो थे जनरल डायर। तो गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया? रोलेट एक्ट के बनने से, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 8 मार्च, 22 मार्च, 22 सितंबर और 8 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस। उसी तरह से 8 दिसंबर की बात की जाए तो 8 दिसंबर को क्या किया गया था? गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस। और 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है जी। तो भारतीय संविधान में 398 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, 390 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं, 305 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां हैं, या 391 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान, यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां, कितने आर्टिकल, यहां पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन रहेगा आपके पास 395 अनुच्छेद हैं और यहां पर 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। अगर मूल संविधान में पूछा जाता तो मूल संविधान में 395 जो है वो अनुच्छेद रहेंगे हमारे पास, और 8 शेड्यूल, 8 जो है अनुसूचियां रहेंगी। अगर मूल संविधान पूछा जाता तो आंसर जो है वो ये रहना था आपके पास। ठीक है जी। अब कितने हो गए हैं? 12। मतलब कि 4 चीजें और जुड़ी हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले भूमि सुधार जुड़ा, भूमि सुधार। ठीक है जी। 9th 10th की अगर हम बात करें तो दल बदल। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे पंचायती राज, उसके बाद हम बात करेंगे नगर निगम।
तो इस तरह से जो है वो 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां जो है वो हुई थी। तो ऑप्शन रहेगा इसका आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है जी। तो पंचायती राज से संबंधित हमने बात कर ली है कि ये कौन से शेड्यूल में है, तो यहां भी यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये 11th शेड्यूल में है। ठीक है जी। और नगर निगम कौन से हैं, 12th। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पंचायती राज जो है वो कौन से पार्ट में है, तो 9 पार्ट में है। और अगर पूछा जाए नगर निगम कौन से है, तो 9A में है। ठीक है जी। पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और नगर निगम में कितने विषय हैं, तो नगर निगम में आ जाएंगे आपके पास 18 विषय हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कब शुरू की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 1963 में। और कौन से जिले से शुरू हुई थी, मंडी में। और अगर पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूछी जाए तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो शुरू करवाई गई थी। ठीक है जी। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किसके समय में, किसके शासनकाल में जो है वो भारत आया था। 4 ऑप्शन है, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्ष के या फिर कनिष्क के। तो जो फाहियान है ये भारत में किसके टाइम पीरियड पर आया था, तो फाहियान जो है ये भारत में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसी तरह से हर्ष के समय में कौन सा जो है व्यक्ति भारत में आया था, तो ह्वेनसांग। ठीक है जी। तो ये 2 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाहियान जो है वो किसके समय में आया, ऑप्शन रहेगा आपके पास बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है आपके पास, भारत में प्रथम अखबार कौन सा जो है वो प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट। थर्ड ऑप्शन है बंगाल क्रॉनिकल और फोर्थ ऑप्शन है द हिंदू। तो भारत में प्रथम जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था आपके पास बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था, 1870 में। और इसको किसने प्रकाशित किया था, तो वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है जी। प्रिंटिंग प्रेस को लाने का भी जो श्रेय है वो किसको जाता है, जेम्स ए हिक्की को जाता है। लेकिन भारतीय व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए तो राजा राममोहन राय का नाम आता है प्रिंटिंग प्रेस के उद्देश्य से, कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेकर आए, तो भारतीय किसका पहला नाम आता है, राजा राममोहन राय का। अदरवाइज जो जेम्स ए हिक्की का नाम जो है वो आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, गर्मियों की क्रिसमस का पर्व जो है वो कहां पर मनाया जाता है, तो गर्मियों की क्रिसमस का पर्व इंग्लैंड में मनाया जाता है, फ्रांस में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है या फिर अमेरिका में मनाया जाता है। ठीक है जी। तो जो गर्मियों की क्रिसमस है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऐसा क्यों, जैसे ये है आपके पास 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा। ठीक है। तो हमारी कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है जी। और मकर रेखा आ जाती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ। हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा क्यों माना जाता है, गर्मियों की क्रिसमस का पर्व जो है यहां मनाया जाता है। तो जो इक्वेटर है, मध्य जो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, यहां पर सूर्य जो है वो 2 बार आता है, साल के 2 बार जो है वो यहां पर सूर्य आता है। एक कब आता है, 21 मार्च। ठीक है जी। 3 महीने का समय लेता है ये कर्क रेखा तक जाने के लिए। तो कौन सा महीना आ गया यहां, जून। तो 21 जून को जो है वो कहां पहुंच गया आपका सूर्य, तो ये आ जाता है आपका कर्क रेखा। यहां से वापस मुड़ने में कितना समय लेता है, 3 महीने। तो यहां पर जो है वो कौन सा महीना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास सितंबर। कितनी सितंबर, 23 सितंबर। उसके बाद ये मकर रेखा की तरफ चलते हैं। तो मकर रेखा पर जो सूर्य है वो 22 दिसंबर को आता है। अब क्रिसमस जो है वो हम कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उस समय सूर्य जो है वो कहां पर रहेगा, तो उस समय जो सूर्य है वो रहेगा आपका मकर रेखा पर। ठीक है जी। और यहां पर जो क्या होगी, गर्मी होगी। तो इसलिए जैसे यहां पर आ जाएगा आपके पास नॉर्थ अमेरिका, यहां आ गया आपके पास साउथ अफ्रीका, यहां पर आ जाता है आपके पास अफ्रीका, यहां आ जाता है आपके पास यूरोप या यूरेशिया, और यहां आ जाता है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो यहां पर इसलिए इसको जो वो गर्मियों की क्रिसमस बोला जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है जी। तो इसलिए गर्मियों की क्रिसमस का पर्व जो है वो कहां मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 41। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय पार्क है कहां स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये जो है ये कहां पर है? तो ये आ जाएगा आपके पास कर्नाटक। ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश में भी एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। एक और है बांधवगढ़, बांधवगढ़। दोनों के दोनों ही कहां पर हैं? दोनों के दोनों ही आपके पड़ जाते हैं मध्य प्रदेश में। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इंपॉर्टेंट है गिर। ठीक है जी। और हरियाणा में बात की जाए तो सुल्तानपुर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में। कूनो या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, हरियाणा में सुल्तानपुर है। और गिर जो है वो किसके लिए फेमस है? तो गिर जो है वो शेर की सवारी के लिए ये नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है? दुग्ध उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, दाल उत्पादन के लिए या फिर आलू उत्पादन के लिए? तो पीली क्रांति जो है वो दाल उत्पादन या फिर हम इसको बोल सकते हैं तिलहन उत्पादन के लिए फेमस है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होगी वो कौन सी होगी? तो उसको हम बोलेंगे श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होगी? तो उसको हम क्या बोलेंगे? नीली क्रांति। आलू उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होगी उसको हम बोलेंगे गोल क्रांति। ठीक है जी। तो इस तरह से पीली क्रांति किससे संबंधित है? दाल उत्पादन या फिर तिलहन से संबंधित है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, B.R. अंबेडकर के द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ की गई थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी ये हुई कब थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को जो है ये हुई थी। ठीक है जी। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी एज वाइज सीनियोरिटी के तौर पर जो है वो किसे चुन लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब दूसरी बैठक जो है हेल्ड होती है, कब होती है? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो इस समय स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। तो उसी तरह से B.R. अंबेडकर को संविधान निर्माता का पिता भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास कावरत्ती, सेकंड ऑप्शन है आपके पास गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास पोर्ट ब्लेयर और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दिल्ली। ठीक है जी। तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है आपका कावरत्ती। ठीक है जी। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो ये आ जाएगा आपके पास गुजरात। दिल्ली अपने आप में ही क्या है? राजधानी है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी का नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा आपके पास अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर। ठीक है जी। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम आ जाएगा आपके पास कावरत्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45। बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, बी ऑप्शन है आपके पास भोजपुरी, सी ऑप्शन है आपके पास पाली, डी ऑप्शन है आपके पास मगधी। तो बुद्ध की भाषा जो है वो कौन सी है? तो बुद्ध की भाषा आ जाएगी आपके पास पाली। ठीक है जी। बुद्ध का जन्म जो है अगर पूछा जाए कहां हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी।
पूछा जाए कि मृत्यु कहां हुई, कुशीनगर। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई, बोधगया, बिहार। तो इनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी, तो इनके उपदेशों की भाषा थी आपकी पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास हुमायूं, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब जो है वो इसका सही आंसर रहेगा कि औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है आपके पास नेपाल, डी ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है किसकी? बांग्लादेश की। कितने किलोमीटर लगती है? 4096 किलोमीटर जो है इनकी सीमा जो है वो लगती है। ठीक है जी। पाकिस्तान की पूछी जाए तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। उसी तरह से नेपाल की पूछी जाए तो 1751 किलोमीटर की सीमा इसकी लगती है। चाइना की पूछी जाए 3488, चाइना की कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सबसे इंपॉर्टेंट यही पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन इनमें से। तो 4096 किलोमीटर जो है भारत की सबसे लंबी सीमा है ये, जो कि भारत के साथ लगती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है? तो भारत में संविधान का आर्टिकल 21A शिक्षा से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 को ये अमेंडमेंट हुई थी। इससे पहले ये चीज कहां थी? आर्टिकल 45 में डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये चीज थी, लेकिन यहां से ये हमारे मौलिक अधिकारों में शिफ्ट कर दी गई है। अब कहां डाल दी गई है? अब ये हमारा लीगल राइट जो है उसमें शामिल कर दी है। और कौन से आर्टिकल में? 21A में जो है वो इसको शामिल कर दिया गया। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, शिक्षा से रिलेटेड है 21A आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखें 1235 या 1235, 1236, 1237, 1238। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ये पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पूछा गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? तो रजिया सुल्तान ने अपने कितने टाइम पीरियड तक जो है वो शासन किया? 3.5 साल तक किया। तो ये गद्दी पर कब बैठ गई थी? 1236 में ये गद्दी पर बैठ गई थी। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, 1236। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित किए गए हैं? ठीक है जी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कौन से भाग में जो है वो शामिल किए गए हैं? ए मतलब कि ए ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या फिर ऑप्शन ए पार्ट 1, बी ऑप्शन पार्ट 3, सी ऑप्शन पार्ट 4, डी ऑप्शन पार्ट 5। ठीक है जी। तो मौलिक अधिकार जो है वो कौन से पार्ट में है? तो मौलिक अधिकार आ जाएंगे बी ऑप्शन पार्ट 3। और मौलिक अधिकार जो है ये अगर इसका सोर्स की बात करें कि ये कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका या फिर यूएसए से जो है ये लिए गए हैं। ठीक है जी। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित है? तो ये आ जाएगा आपका भाग 3 में। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे ये जो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ खत्म होता है। होप सो आप इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू।